मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महिला अधिकारिता और सुरक्षा सप्ताह का किया उद्घाटन। कहा, प्रदेश को बनाने में मातृ शक्ति का अहम योगदान। महिलाओं के लिए सरकारी नौकरी में 30% आरक्षण का विधेयक लाई सरकार। अप्रैल से शुरू होगी उत्तराखंड की पहली हेली एम्बुलेंस सेवा। केंद्र सरकार ने एयर एम्बुलेंस का प्रस्ताव किया स्वीकृत। पीएम मोदी कर सकते हैं उद्घाटन। रुद्रप्रयाग में प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राही हुए लाभान्वित। विधायक शैला रानी ने बांटे आवास स्वीकृत पत्र। 62 लाभार्थियों को मिला आवास स्वीकृत पत्र। विधानसभा से बर्खास्त कर्मचारियों का केस लड़ेंगे सुब्रमण्यम स्वामी। कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह ने साधा निशाना। कहा, अनियमित नियुक्तियों के पक्ष में खड़े हो रहे स्वामी। नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। लोहाघाट में 2 दिवसीय होली महोत्सव मनाया जा रहा है। महोत्सव को लेकर होलियारों में काफी उत्साह है। श्री राम सेवा सांस्कृतिक रामलीला कमेटी के तत्वाधान में 11वां महोत्सव मनाया जा रहा है। महोत्सव के पहले दिन रामलीला कमेटी, पाटन पाटनी, विशुंग और 3 गांव के होलियारों ने शानदार गायन की प्रस्तुति दी। शानदार प्रस्तुति ने लोगों का मन मोह लिया। महोत्सव में विशुंग की 48 महिलाओं की टोली व महिला ढोल वादक अंकिता चौबे आकर्षण का केंद्र रही। तो लोहाघाट से आपको खबर बता रहे हैं, जहां होली महोत्सव मनाया गया। बता दें कि 2 दिवसीय ये होली महोत्सव है, जहां होलियारों ने रंगारंग प्रस्तुति दी और गीत गायन किया। हालांकि बता दें कि जो महिलाओं की टोली थी वो आकर्षण का केंद्र रही। उन्होंने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। सभी को देखी, हमारे गांव में सब बचा दिए ऑलमोस्ट। मैंने भी सीख लिया ऐसे। सारे गांव वालों को अगर बचाने की परमिशन ही कहाँ मिलती तो कैसे सीख पाती। सभी ने सहयोग किया, इसी से सीख पाई। 2013 में होली रंग महोत्सव की शुरुआत की और इन 13 वर्ष में आज हमारा 11वां होली महोत्सव में इस बार बेहतरीन हमारी महिलाओं ने किसान क्षेत्र की लगभग 100 महिलाओं ने अपना विशेष प्रदर्शन यहाँ पर किया। और कल भी मैं आपको बताना चाहूँगा, कोयली की महिलाओं के द्वारा विशेष होली गायन का प्रदर्शन यहाँ पर किया जाएगा। इस वर्ष 8 में इसमें प्रतिभाग कर रही हैं और साथ ही में नन्हे मुन्ने बच्चे भी, वो भी हम होली के संवर्धन और संरक्षण, यहाँ की कला गायन उनको भी सिखा रहे हैं। और आने वाले भविष्य में जो जोश सा दिख रहा है, ये हमारा होली रंग महोत्सव और आगे बढ़ेगा। और मैं सभी होलियारों का राम सेवा सांस्कृतिक रामलीला कमेटी की ओर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आप निःशुल्क रूप से यहाँ पाए, आप होली गायन में अपना सहयोग दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। ऊधम सिंह नगर के खटियमा से आए दिन बाइक चोरी की घटनाएं सामने आ रही थी, जिस पर पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने एक चोर को गिरफ्तार किया है, जिसकी निशानदेही पर 21 मोटरसाइकिल बरामद की गई हैं। हमारी टॉप प्रायोरिटी बाइक चोरी का था। इसमें जो है सर्कल लेवल पे अलग अलग टीमें बनाए थे। आज खटीमा पुलिस को, खटीमा की सर्कल की टीम को विशेष रूप से कई महीनों से हमारा जो चोरिया है बाइक्स था, उसको हमने वर्कआउट के लिए जो स्पेशल टीम बनाया था, उनका एक अच्छी सफलता मिली है। एक शातिर बाइक चोर जो है आइडेंटिफाई हुआ है बकायदा सीसीटीवी फुटेज, मैनुअल और सर्विलांस के माध्यम से, और उसकी निशानदेही से टोटल कुल मिला के 22 बाइकें हमने बरामद किया है। कुल मिला के कुछ कटीमा के 5, किच्चा के 3, सितारगंज के 2, बरेली के 3, टोटल 13 जो है बाइक्स जो है ऑलरेडी एफआईआर रजिस्टर्ड है। बाकी 9 बाइकों की ओनर्स को ट्रेस आउट करके हम वापस लौटाएंगे। और ये शातिर बाइक चोर है अली हसन, इसके ऊपर 10 मुकदमे थे और पहले गैंगस्टर भी था। कई जगहों पर उसने अपराध को स्वीकार करके उसमें लोक अदालत में उसने उसको कंपाउंडिंग भी कराया है उसने। और आज की डेट में मैं कॉन्फिडेंस और खुशी के साथ बोल सकता हूँ, खटीमा में कोई भी बाइक चोरी अनवर्कआउट नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देपाल विकासखंड के सरकोट वन पंचायत क्षेत्र में लगातार माफिया पेड़ों की कटाई कर रहे हैं, जिसकी शिकायत पर वन विभाग की टीम ने वन क्षेत्र का निरीक्षण किया और काटे गए पेड़ों की संख्या और अनुमति की जांच शुरू की। बीते दिनों क्षेत्र में अचानक भीषण आग लगने से वनीकरण क्षेत्र में शिशु पौधे जलकर खाक हो गए। रेंजर ने बताया कि पेड़ों को काटने की अनुमति किस स्तर पर दी गई है, इसकी जांच की जा रही है। पेड़ों के कटान और वन अग्नि की वजह से कई शिशु पौधे झुलस गए हैं और वन संपदा को काफी नुकसान हुआ है।
चल रही थी जिसमें पता चला कि यहाँ पे कुछ पेड़ कटे हुए मतलब आवश्यकता से अधिक कटे हुए हैं। तो ये सरकोट वन पंचायत के अंदर पड़ता है ये वाला पूरा क्षेत्र। और अभी हमारी जो जाँच चल रही है उसमें हमें 5 जो चीड़ के पेड़ हैं वो उनका चिरान कटा हुआ पाया गया है और उसके वो किस तरह से किसको दिए गए हैं उसकी भी जाँच विभागीय जाँच अभी चल रही है। वैध तरीका से कह नहीं सकते हैं, इस पर विभागीय जाँच जब पूरी हो जाएगी उसके बाद ही पता चलेगा कि ये वैध है या नहीं है। उसके लिए सरकोट के वन पंचायत से उनके जो हमारे सारे दस्तावेज हैं, जो उनका विभागीय रजिस्टर अगर उन्होंने कोई बनाया है, वो माँगा गया है, कोई रसीद अगर उन्होंने दी है, वो सब माँगा गया है। जाँच करने के बाद ही पूरा पता चलेगा। गंगा के तटीय क्षेत्रों में अवैध उत्खनन की गतिविधियां बढ़ गई हैं। अवैध उत्खनन के अपराध को रोकने के लिए प्रशासन ने पुलिस की मदद से ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं लक्सर के फतवा गांव के पास एक हाईवेज स्टोन क्रेशर पर 50 लाख रुपए की बड़ी रिकवरी की गई है। लक्सर के उप जिला मजिस्ट्रेट गोपाल राम बिनवाल के मुताबिक डीएम के निर्देश पर यह कार्रवाई की जा रही है। तहसीलदार के बिनवाल नेतृत्व में प्रशासनिक टीमें बनाई गई हैं जो लगातार कार्रवाई कर रही हैं। ग्राम फतुआ में एक स्टोन क्रशर हाईवे के नाम से है जिसमें लगभग 50 लाख की एक आरसी रिकवरी सर्टिफिकेट हमें प्राप्त हुआ है और ये काफी समय से लंबित था। बार बार बताने के बाद भी धनराशि जमा नहीं की जा रही थी, जिस कारण जिला अधिकारी महोदय के निर्देश के क्रम में उक्त स्टोन क्रशर को आज सीज कर दिया गया है और जब धनराशि जमा की जाएगी। चंपावत पुलिस ने बनवासा के पत्रकार कुंदन सिंह के बेटे प्रशांत को 6 महीने बाद फर्रुखाबाद से सकुशल ढूंढ निकाला है, जिसके बाद माता पिता की खुशी का ठिकाना नहीं है। बेटा वापस मिलने पर पत्रकार के परिवार ने सीएम धामी और चंपावत पुलिस को धन्यवाद दिया। 6 महीने पहले पत्रकार का बेटा प्रशांत अचानक घर से लापता हो गया था। परिजनों की शिकायत पर युवक की तलाश कर रही है पुलिस। बता दें कि फर्रुखाबाद से पुलिस को यह सफलता मिली। आगे बढ़ते हैं। लक्सर के उप जिला मजिस्ट्रेट ने तहसील परिसर में स्वच्छता अभियान चलाया और क्षेत्रवासियों से सफाई के लिए अपना योगदान देने की अपील की, जिसमें कार्यालय में तैनात विभागीय कर्मचारियों के अलावा लक्सर एडवोकेट बार एसोसिएशन, नगर पालिका परिषद समेत कई सरकारी विभागों ने संयुक्त रूप से शिरकत की। यह पहल उप जिला मजिस्ट्रेट गोपाल राम बिनवाल ने आरंभ की। सफाई का एक अभियान चलाया जाएगा जो जागरूकता के रूप में होगा। इसको लेकर के एक स्वच्छता अभियान कल तहसील कैंपस में, जिसमें माननीय न्यायालय भी है, सिविल न्यायालय भी है और राजस्व न्यायालय भी है और पूरा तहसील कैंपस है। इसमें हॉस्पिटल है आसपास में और ट्रेजरी है, अन्य डिपार्टमेंट भी है। तो इसका जो लगा हुआ क्षेत्र है इसमें नगर पालिका के साथ एक सफाई अभियान चलाया जाएगा, जिसका उद्देश्य एक सभी सार्वजनिक सभी व्यक्तियों को ये जाए कि सफाई पर हर व्यक्ति अपना योगदान दे और अपने क्षेत्र को, अपने मोहल्ले को स्वच्छ। भारत को यूं ही विश्व गुरु नहीं कहा जाता। यहाँ के साधु संतों ने अपनी तपस्या और ज्ञान से देश विदेश में कई मानक अर्जित किए हैं, जिसका एक उदाहरण विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री धाम में स्थित स्वामी सुंदरानंद आर्ट गैलरी में है। इस आर्ट गैलरी में सांस्कृतिक विरासत, स्वामी सुंदरानंद के पर्वत शिखरों, धार्मिक स्थलों, पहाड़ी पहनावों और तमाम पहलू को संभाल कर रखा गया है, जिसे देखने के लिए देश विदेश के पर्यटक यहाँ पहुंचते हैं। इस पर्यटक स्थल का जायजा लिया हमारे संवाददाता दीपक नौटियाल ने। सीजन के टाइम पे यहाँ पे 100 से 150 लोग आते हैं और हर किस्म के लोग आते हैं यहाँ पे, हर जगह से दुनिया भर से लोग आते हैं यहाँ पे। अलग अलग मेंटालिटी के आते हैं, अलग अलग बैकग्राउंड के आते हैं, अलग अलग स्टेट ऑफ माइंड के आते हैं, अलग अलग बैकग्राउंड के, जैसे मैंने कहा सभी जगह से आते हैं, सभी जगहों से। हम हैं गंगोत्री धाम में। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है बर्फबारी शुरू हो गई है और यहाँ पे मैं खड़ा हूँ स्वामी सुंदरानंद जी की आर्ट गैलरी में, जहाँ पे कि जो है देश विदेश से जो है माउंटेनर और स्कॉलरशिप वाले छात्र जो यहाँ पे स्टडी के लिए आते हैं। स्वामी जी द्वारा जो है यहाँ पे जो है बहुत बड़ी मात्रा में जो है हिमालय पर्वतों पे, मंदिरों पे, स्थानीय वेशभूषा पे बहुत अच्छी फोटोग्राफी का जो है एक कलेक्शन तैयार किया गया है। यहाँ पे जो है यात्रा सीजन में जो है बहुत बड़ी मात्रा में लोगों की भीड़ लगती है। दीपक नोटियाल, ND24। वन विभाग के अधिकारी अब वनों के संरक्षण के लिए आम लोगों की सहभागिता बनाने पर जोर दे रहे हैं।
मसूरी वन विभाग कार्यालय का निरीक्षण यमुना व्रत के वन संरक्षक डॉक्टर विनय भार्गव ने किया। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि तालमेल के साथ काम किया जाए। वहीं पत्रकारों से उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप वनों के संरक्षण कार्य में लोगों की भागीदारी जरूरी है, ताकि लोगों की आजीविका भी चल सके। इस दिशा में मसूरी वन विभाग ने बहुत ही अच्छे काम किए हैं। स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि किस प्रकार से हम लोग अपनी जो गतिविधियां हैं उनसे हम स्थानीय लोगों को जोड़ सकें, किस प्रकार स्थानीय स्तर पर आजीविका संवर्धन हो सके और वैकल्पिक स्वरोजगार के अवसर विकसित हो सकें। इस दिशा में वन विभाग द्वारा और स्पेशली मसूरी वन प्रभाग द्वारा काफ़ी अच्छे कार्य किए गए हैं और इसमें अभी जो हमारे कैटफन संचालित किए जा रहे हैं उसमें कई तरह की आजीविका पर गतिविधियों से हम लोगों को जोड़ रहे हैं और उसमें उनको कई तरह के प्रसंस्करण और विपणन के जो मैटर्स हैं उसमें उनको किस तरह से लाभान्वित किया जा सकता है उसके बारे में जानकारी प्रदान इसमें की जा रही है। रुद्रप्रयाग में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को आवास स्वीकृति पत्र बांटे गए। विधायक केदारनाथ शैला रानी रावत ने 2022-23 के 62 लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र वितरित किए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे समय समय पर गांवों में जाकर निर्माणाधीन आवासों का निरीक्षण करें और पात्र हितग्राहियों की सूची तैयार करें। इस दौरान उन्होंने कहा कि समाज के अंतिम छोर के व्यक्ति को हम विकास की मुख्यधारा में ला पाते हैं, तभी जाकर सरकार की योजनाएं सफल हो पाती हैं। जो है डिमांड जो थी 5389 थी, जिसमें कि 2520 मिल गए, अभी 2869 बाकी। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को भी, धामी जी को, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को यहाँ लाभार्थियों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि दूर अंचल के और सीमांत लोगों को जो है आवास मिला और काफ़ी संख्या में मिले हैं। लोग बड़े संतुष्ट हैं और इसमें जो है एलपीजी जो है हमारा गैस कनेक्शन का भी है, हर घर जल का भी है और शौचालय भी आएगा और 5000 रुपये किचन के बर्तन के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा है। चलिए खबरों के बाद अब बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। देहरादून से खबर आपको बता दें कि धामी कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। कैबिनेट ने राज्यपाल के अभिभाषण और बजट को मंजूरी दी है। तो 2023 का बजट सरप्लस होगा और सूत्र 16 पॉलिसी को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। तो पर्यटन नीति का कैबिनेट के सामने प्रेजेंटेशन हुआ और राज्य आंदोलनकारियों के 10% आरक्षण का मुद्दा न आने पर अधिकारियों को फटकार भी लगी है। तो दूरसंचार और श्रम विभाग की सेवा नियमावली को मंजूरी भी दी गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से, जहां सीएम धामी की कैबिनेट खत्म हो गई है और इस पर विस्तार से जानकारी के साथ फोन लाइन पर आकाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे सहयोगी आकाश से जान लेते हैं। आकाश, सीएम धामी कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है, किस तरह के फैसले इस बैठक में लिए गए हैं? बिल्कुल प्रियंका, धामी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक थी जो खत्म हो चुकी है। तकरीबन 30 बिंदु पर जो है आज कैबिनेट ने अपनी मोहर लगाई है, जो सूत्रों ने बताया है। क्योंकि विधानसभा का जो बजट सत्र है वो आहूत है, ऐसे में औपचारिक तौर से कोई जानकारी जो है शासन स्तर से नहीं दी गई है, लेकिन जो सूत्र है उन्होंने बताया है कि 30 प्रस्तावों पर आज कैबिनेट ने अपनी मोहर लगाई है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जो प्रस्ताव था राज्यपाल का अभिभाषण और बजट को जो है कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। और इस बार का जो बजट है, जो सूत्र ने बताया है कि सरप्लस बजट जो है इस बार रहेगा। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो ये उम्मीद थी कि पर्यटन नीति को मंजूरी मिल सकती है, लेकिन आज पर्यटन नीति को मंजूरी नहीं दी गई है। केवल कैबिनेट के समक्ष जो पर्यटन नीति सरकार लेकर आने जा रही है उसका प्रेजेंटेशन जो है दिया गया है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो ये भी तय किया गया है कि जो सोलर नीति है उसको भी आज कैबिनेट ने जो है मंजूरी दे दी है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो उसके अलावा भी कैबिनेट ने आज अधिकारियों को भी फटकार लगाई है, क्योंकि जिस तरीके से जो उम्मीद थी कि जो राज्य आंदोलनकारी हैं उन्हें 10% का जो आरक्षण है सरकारी नौकरियों में, उसका जो प्रस्ताव है वो कैबिनेट में आना था, लेकिन जो अधिकारी हैं आज प्रस्ताव लेकर के नहीं आए, जिसके चलते आज कैबिनेट ने जो है अधिकारियों को फटकार लगाई है। कहा है कि जो अगली कैबिनेट आएगी उस पर जो है राज्य आंदोलनकारियों का जो 10% का आरक्षण का जो मुद्दा है वो लेकर आया जाए। उसके अलावा भी तमाम विभागों से जुड़ी हुई जो नियमावली है उस पर जो है फैसला लिया गया है। तो कह सकते हैं कि जिस तरीके की उम्मीद लगाई जा रही थी कि बजट को और राज्यपाल के अभिभाषण को मंजूरी मिल सकती है, उसको जो है आज कैबिनेट ने मंजूर कर दिया है। उसके अलावा तमाम जो नीतियां हैं, चाहे सोलर नीति हो उसको भी मंजूरी दी गई है।
और कह सकते हैं कि कई महत्वपूर्ण फैसले जो है कैबिनेट के जरिए लिए गए। बिल्कुल, यानी कि कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण फैसले यहाँ पर लिए गए हैं। शुक्रिया आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं खबरों का। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऋषिकेश स्थित योग भरत घाट में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव में प्रतिभाग किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड देश की सांस्कृतिक राजधानी ही नहीं बल्कि योग और वेलनेस का उत्कृष्ट केंद्र भी है। राज्य सरकार प्रदेश में योग और वेलनेस केंद्रों का विकास करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। योग हमारे प्रदेश की प्राचीनतम परंपरा है। योग के माध्यम से उत्तराखंड के लोगों को देश विदेश में नई पहचान मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत विश्व को योग का संदेश दे रहा है। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का महत्व और भी बढ़ जाता है। सचिवालय में रेल विकास निगम लिमिटेड के चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर ने राज्यपाल गुरमीत सिंह के सामने रेल लाइन कार्यों का प्रस्तुतिकरण दिया। मैनेजर अजीत सिंह यादव और जनरल मैनेजर ने ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन के कार्यों की जानकारी दी। 125 किलोमीटर लंबी रेल लाइन में कुल 12 रेलवे स्टेशन हैं। रेल लाइन में 17 मेन टनल का निर्माण किया जाना है, जिनमें 8 टनल का कार्य पूरा हो गया है। अधिकारियों ने बताया कि अभी तक 37% कार्य पूरा हो चुका है। इस परियोजना में सुरक्षा मानकों का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। पुराने पहरी बस स्टैंड मार्ग पर खड़े वाहनों के शीशे अज्ञात लोगों ने तोड़ दिए, जिससे क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है। बता दें कि पिछले 15 दिनों में लगभग आधा दर्जन वाहनों के शीशे तोड़े गए हैं। वहीं हाल ही में एक स्कॉर्पियो वाहन और एक अन्य वाहन के शीशे तोड़े गए हैं, लेकिन पुलिस के हाथ अभी तक बदमाशों की पकड़ से कोसों दूर हैं। हालांकि स्थानीय लोग सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अज्ञात लोगों को कैमरे में कैद कर लिया गया है, लेकिन पुलिस की लापरवाही के कारण लगातार वाहनों के शीशे टूट रहे हैं और पुलिस अब तक किसी को भी पकड़ नहीं पा रही है। हाँ, इस तरह की शिकायतें हमारे पास आई हैं और पिछले 15 दिन से लगातार आ रही हैं। इस संबंध में हमने टीम गठित की है और लगातार गश्ती बढ़ाई गई है। इसमें सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद हमें 2 चेहरे, जो एक नवयुवक हैं, एक चेहरे नज़र आ रहे हैं जो रात के लगभग 3 से 5 बजे के बीच में ये आकर पत्थर मारकर तोड़ रहे हैं। ये शरारती तत्व, इसमें कोई आपराधिक इनका विचार नहीं है, जैसे चोरी करना या कुछ चीज़ निकाल के ले जाना, ऐसा कुछ पाया नहीं गया है। शिकायतें मेरे पास आ रही हैं, मैं इसमें लगातार काम कर रहा हूँ। बहुत जल्दी हम कोई सार्थक सूचना आपको देंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बारात लेकर लौट रहा एक वाहन 70 फीट गहरी खाई में जा गिरा, जिससे 2 लोगों की मौत हो गई और 6 गंभीर रूप से घायल हो गए। इस वाहन में 12 लोग सवार थे। घटना जोशीमठ के थेंग गांव के समीप की बताई जा रही है। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, तो पुलिस मौके पर पहुंची है और पूरे मामले की जांच कर रही है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और अगली खबर से आपको रूबरू करा देते हैं, जहां प्रदेश के दून अस्पताल में मरीजों को पर्याप्त इलाज नहीं मिल रहा है, जबकि यह अस्पताल मेडिकल कॉलेज से जुड़ा हुआ है। मरीजों का आरोप है कि अस्पताल में जांच रिपोर्ट भी गलत मिल रही है। वहीं मरीजों को अस्पताल में दवाएं भी समय पर नहीं मिल पा रही हैं। मरीजों का कहना है कि इसी तरह मरीजों के बिल भी गलत काटे जा रहे हैं। मरीजों ने इसकी शिकायत अस्पताल प्रबंधन से की है और मांग की है कि अस्पताल में व्याप्त अव्यवस्थाओं को सुधारा जाए, ताकि मरीजों को समय पर और बेहतर जो उपचार है वो मिल सके। मैं ना रात में गिर गया था फ्लाईओवर के ऊपर से, नहीं तो मेरी कमर में दिक्कत बनी थी सब लोग, तो उसके बाद फिर यहाँ पे एडमिट करा दिया रात में ला कर ना। तो अभी डॉक्टरों ने एक्सरे करे थे मेरे। एक्सरे में उन्होंने बताया कि तुम्हारी रीढ़ की हड्डी में या तो बाल है या फिर टूटी हुई है। तो इसमें अभी वो MRI करने के लिए बोल रहे थे, तो मैंने उनको ये बोला था, सर मैं चल फिर कर देखता हूँ एक बार, अगर हड्डी टूट रही होगी तो चलने फिरने का तो कोई मतलब ही नहीं बैठता, फिर हाथ पैर ही नहीं लेंगे। तो
फिर मैंने देखा भी चल के 2 बार मैं बाहर आ चुका तो मेरी हड्डी तो टूट नहीं गई। मैं ये चाह रहा हूँ कि मुझे अच्छे से अच्छी दवाई दे दी जाए बस। कैंसिल करवा के लेकर वहाँ से आए तो वो जगह 25 नंबर में जाओ, 25 नंबर में गए तो अब डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर से लिखवा कर उनसे पूछो इसे कैंसिल करना है क्या करना है। बिल गलत कट गया, मरीज को ये नहीं करना चाहिए। ये खून की जांच का बिल है और हमें करानी है MRI। नहीं वो कर तो रहे हैं मगर हमें इतनी जानकारी नहीं है कौन से साहब किधर बैठे हैं। ऑर्डर करते हैं हम चले जाओ, पता नहीं चल पाता कौन से साहब हैं, कौन से इस काम को करेंगे। तो देहरादून से आप खबर देख रहे हैं जहां मरीजों को सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। ये दून अस्पताल की तस्वीर आपको बता रहे हैं जहां कई प्रकार की अव्यवस्थाएं हैं और जो पीड़ित हैं उन्होंने शिकायत भी की है, लेकिन इसके बाद भी उनकी समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं। अब तक अस्पताल प्रबंधन की तरफ से कोई बेहतर उपाय नहीं निकाला जा रहा है। तो जांच को लेकर भी गड़बड़ी देखने को मिली है, दवाइयों में गड़बड़ी देखने को मिल रही है। तो लगातार कई तरह की परेशानियों से यहाँ पर मरीज जूझ रहे हैं। तो इसी के साथ देवभूमि में लाइव में अभी के लिए बस इतना ही। अधिक जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।